गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं पंकज जैन, सहायक प्राध्यापक विधि BCS शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धमतरी छत्तीसगढ़। आज मैं आपको आपके पाठ्यक्रम सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत न्यायालय के क्षेत्राधिकार के विषय में प्रकाश डालना चाहूंगा। जुरिस्डिक्शन, न्यायालय के क्षेत्राधिकार के संबंध में दीवानी प्रक्रिया संहिता की धारा 9 से लेकर 35 ख तक में वर्णन किया गया है और आदेश 1 से 20 तक में। सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार या न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है, न्यायालय का जुरिस्डिक्शन क्या है, इस संबंध में आज मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। सर्वप्रथम हम देखेंगे क्षेत्राधिकार अर्थात जुरिस्डिक्शन का क्या अर्थ है। किसी न्यायालय के वाद, अपील या आवेदन को स्वीकार करने की विधिक सक्षमता को ही क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। किसी न्यायालय के वाद, अपील या आवेदन को ग्रहण करने की विधिक क्षमता उस न्यायालय का क्षेत्राधिकार कहलाती है। उद्देश्य, न्यायालय को अलग अलग बांटा गया और सभी न्यायालय को अलग अलग क्षेत्राधिकार दिया गया। इसका क्या उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि न्यायालय में कार्य बांट दिया जाए ताकि एक ही न्यायालय में वाद की भरमार न रहे। सोचिए आप, यदि एक ही न्यायालय को सभी प्रकार के मामले सुनने के लिए दे दिया जाता तो उस एक ही न्यायालय के पास वाद का अंबार लग जाता। अतः एक ही न्यायालय में वाद का भरमार न हो, इसी उद्देश्य से न्यायालय को अलग अलग बांटा गया और उनका अलग अलग क्षेत्राधिकार निर्धारित किया गया। क्षेत्राधिकार का वर्गीकरण, अब हम न्यायालय को उनके क्षेत्राधिकार के आधार पर 4 तरीके से वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला, विषय वस्तु संबंधी क्षेत्राधिकार। दूसरा, स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। तीसरा, आर्थिक क्षेत्राधिकार। और चौथा, प्रारंभिक या मूल या अपीली क्षेत्राधिकार। क्षेत्राधिकार के आधार पर न्यायालय को 4 भागों में बांटा गया। नंबर 1, विषय वस्तु या प्रकृति संबंधी क्षेत्राधिकार। विषय वस्तु मतलब सब्जेक्ट मैटर और प्रकृति मतलब नेचर के आधार पर। तो विषय वस्तु और प्रकृति के आधार पर न्यायालय को 3 भागों में हम बांट सकते हैं। पहला, आपराधिक न्यायालय मतलब जो क्रिमिनल कोर्ट, ऐसा न्यायालय जो अपराध का संज्ञान करता है और अभियुक्त का विचारण करता है। ऐसा न्यायालय जो अपराध का संज्ञान करे, अभियुक्त का विचारण करे और आपराधिक मामलों को जो सुनता है, ऐसे न्यायालय को हम आपराधिक न्यायालय के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है राजस्व न्यायालय, रेवेन्यू कोर्ट। ऐसा न्यायालय जो राजस्व से संबंधित मामलों को सुनता है, ऐसे न्यायालय को हम राजस्व न्यायालय के नाम से जानते हैं। और तीसरा आता है सिविल न्यायालय, सिविल कोर्ट। ऐसा न्यायालय जो सिविल वादों को सुनता है, सिविल प्रकृति के वादों का निर्धारण करता है, ऐसे न्यायालय को सिविल न्यायालय के नाम से जाना जाता है। अतः विषय वस्तु के आधार पर, सब्जेक्ट मैटर के आधार पर न्यायालय को 3 भागों में बांटा गया: आपराधिक न्यायालय, राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय। अब सिविल न्यायालय को भी हम विषय वस्तु के आधार पर अलग अलग वर्गीकरण कर सकते हैं। जैसे सिविल न्यायालय के अंतर्गत जो लघु वाद का न्यायालय होता है, उसे बहुत ही छोटे छोटे वाद और बहुत ही निश्चित वाद, जैसे कि बंधक पत्र के आधार पर ऋण और बंधकनामा के आधार पर ऋण या वचन पत्र, या ऐसे वाद जो बहुत छोटे हैं, निश्चित हैं, ऐसे वाद को सुनने का अधिकार लघु वाद के न्यायालय को दिया गया। इसी प्रकार जिला न्यायालय, प्रत्येक जिले के अंदर जिला न्यायालय सबसे बड़ा न्यायालय है। जिला न्यायालय को इच्छा पत्र, वसीयत, तलाक, संरक्षकता, इस प्रकार के मामले सुनने का अधिकार जिला न्यायालय को है। जबकि विवाह संबंधी मामला परिवार न्यायालय, विवाह संबंधी मामले को सुनने का अधिकार परिवार न्यायालय को दिया गया।
इस प्रकार विषय वस्तु के आधार पर न्यायालय का अलग अलग वर्गीकरण किया गया है। अब हम देखेंगे दूसरा, स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार का वर्णन दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 15 से 21 तक में किया गया है। राज्य के द्वारा ही न्यायालय का स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार निर्धारित किया जाता है। जैसे जिले में सबसे बड़ा न्यायालय जिला न्यायालय होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिला न्यायालय उस पूरे जिले के अंदर अपना अधिकार रखता है, क्षेत्राधिकार रखता है। अब जिला न्यायालय के अंदर मान लीजिए 4 अन्य न्यायाधीश हैं, तो चारों का अलग अलग क्षेत्राधिकार है। एक जिला न्यायालय के अंदर 4 सिविल न्यायालय कनिष्ठ हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो ऐसी स्थिति में जिला न्यायालय के अंदर ये जो 4 सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ हैं, इनको अलग अलग क्षेत्राधिकार बांट दिया गया है, ताकि सभी अपने अपने क्षेत्राधिकार में कार्य कर सके। कोई भी न्यायालय किसी दूसरे न्यायालय के क्षेत्राधिकार में अतिक्रमण न करे। यही कारण है कि राज्य के द्वारा प्रत्येक न्यायालय को उसकी स्थानीय या प्रादेशिक सीमा में बांट दिया जाता है, ताकि कोई न्यायालय अपने अधिकारिता में ही अपना प्रयोग करे और अपनी अधिकारिता से बाहर अपना कार्य न करे। तीसरा, आर्थिक क्षेत्राधिकार। धन संबंधी क्षेत्राधिकार का मतलब है किस न्यायालय को किस मूल्य तक के वाद सुनने का अधिकार है। कोई भी न्यायालय केवल उतने रुपए तक के वाद सुन सकता है जितना सुनने का उसे अधिकार दिया गया है। जैसे एक सिविल न्यायालय कनिष्ठ 25,000 रुपए का वाद सुन सकता है। मान लीजिए सिविल न्यायालय वरिष्ठ यदि 50,000 रुपए तक का मामला सुन सकता है, और जिला न्यायालय मान लीजिए जिला न्यायालय को कोई भी बंधन नहीं है, वो कितने रुपए तक का भी वाद सुन सकता है। अतः प्रत्येक न्यायालय को उसका कितने रुपए तक का वाद सुनने का अधिकार होगा, इसके लिए उसे धन संबंधी क्षेत्राधिकार भी दिया गया है, जिसे आर्थिक क्षेत्राधिकार के नाम से जाना जाता है। कोई न्यायालय केवल उतने रुपए तक के ही वाद सुन सकेगा जितने रुपए तक का वाद सुनने की उसे अधिकारिता प्रदान की गई है। निर्धारित रकम से अधिक मूल्य का यदि कोई न्यायालय वाद सुनता है और डिक्री यदि पारित करता है, तो ऐसी डिक्री शून्य मानी जाएगी। चौथा, आर्थिक क्षेत्राधिकार के बारे में अधिनियम की धारा 6 में विस्तार से बताया गया है। चौथा, आरंभिक या मूल क्षेत्राधिकार और अपीली क्षेत्राधिकार। प्राइमरी, आरंभिक क्षेत्राधिकार, मूल क्षेत्राधिकार। कुछ न्यायालय ऐसे होते हैं जिन्हें अपील का अधिकार नहीं होता, केवल प्रारंभिक या मूल क्षेत्राधिकार ही प्राप्त होता है। जैसे लघुवाद का न्यायालय, सिविल न्यायालय कनिष्ठ। ये ऐसे न्यायालय हैं, लघुवाद का न्यायालय या सिविल न्यायाधीश कनिष्ठ, जिन्हें केवल आरंभिक अधिकारिता प्राप्त है, मूल अधिकारिता प्राप्त है, अपील सुनने का अधिकार नहीं है। जबकि कुछ न्यायालय ऐसे हैं जिसे मूल और अपीली दोनों क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। जैसे उच्चतम न्यायालय। जबकि कुछ न्यायालय ऐसे होते हैं जिन्हें आरंभिक और अपीली दोनों प्रकार का क्षेत्राधिकार प्राप्त होता है। जैसे उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय। ये ऐसे न्यायालय हैं जो आरंभिक क्षेत्राधिकार भी रखते हैं और अपीली क्षेत्राधिकार भी रखते हैं। इस प्रकार सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा 9 से 35 ख तक में इनके क्षेत्राधिकार के बारे में वर्णन किया गया है, और तत्संबंधी आदेश 1 से 20 तक में। सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार की दृष्टि से मैंने आपको बताया 4 भागों में बांटा गया। पहला, विषय वस्तु या प्रकृति संबंधी क्षेत्राधिकार, नेचर या सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन। दूसरा बांटा गया स्थानीय या प्रादेशिक क्षेत्राधिकार। तीसरा, आर्थिक क्षेत्राधिकार। और चौथा, आरंभिक या अपीली क्षेत्राधिकार। न्यायालय को अलग अलग प्रकार से क्षेत्राधिकार में बांटने का उद्देश्य यही था कि एक ही न्यायालय के पास वाद का भरमार न हो। एक ही न्यायालय में यदि सभी प्रकार के वाद आ जाएं, तो निश्चित रूप से उस न्यायालय के पास वाद का अंबार लग जाएगा।
यही कारण है कि सुविधा के दृष्टिकोण से न्यायालय का अलग अलग विभाजन किया गया और अलग अलग विभाजन करके न्यायालय को अलग अलग प्रकार का क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया और इस तरह 4 तरीके से न्यायालय को क्षेत्राधिकार में बांटा गया। जो विषय वस्तु संबंधी जो क्षेत्राधिकार था उसमें भी न्यायालय को 3 भागों में बांटा गया, आपराधिक न्यायालय, सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय। यहां तक कि जो सिविल न्यायालय है उसको भी फिर अलग अलग विषय वस्तु के आधार पर दायित्व दिया गया। जैसे लघुवाद के न्यायालय को केवल छोटे छोटे मामले सुनने का अधिकार, जो परिवार न्यायालय है उसे विवाह संबंधी मामले को सुनने का अधिकार और जो जिला न्यायालय है उसे इच्छा पत्र, तलाक, वसीयत आदि मामलों को सुनने का अधिकार दिया गया। इस प्रकार अलग अलग उनका विभाजन किया गया। इसी तरह जो स्थानीय क्षेत्राधिकार जिसे राज्य निर्धारित करती है उसमें भी अलग अलग प्रकार से वर्गीकरण किया गया। जिला के अंदर सबसे बड़ा न्यायालय जिला न्यायालय है जिसे पूरे जिले पर अधिकार है, लेकिन जिला न्यायालय को भी 4 भागों में बांटा गया और चारों को अलग अलग अधिकारिता दी गई, जिसका वर्णन अधिनियम की धारा 15 से 21 तक में किया गया। इसी प्रकार आर्थिक क्षेत्राधिकार की दृष्टि से भी न्यायालय को कितने रुपए तक के मूल्य के वाद सुनने का अधिकार मिलेगा, इसके आधार पर न्यायालय का वर्गीकरण किया गया और जिस न्यायालय को जितने रुपए तक का वाद सुनने का अधिकार है केवल उतने रुपए तक की वो वाद सुन सकता है, वह न्यायालय उससे अधिक के मूल्य का वाद नहीं सुन सकता। यदि कोई न्यायालय अपने निर्धारित सीमा से अधिक मूल्य का वाद सुन ले तो ऐसी डिक्री शून्य मानी जाएगी। इसका वर्णन अधिनियम की धारा 6 में किया गया। और अंतिम है आरंभिक या अपीली क्षेत्राधिकार। कुछ न्यायालय ऐसे हैं जिनको केवल प्रारंभिक अधिकारिता थी, जैसे लघुवाद का न्यायालय, सिविल न्यायालय, कनिष्ठ। लेकिन कुछ न्यायालय ऐसे हैं जिन्हें मूल और अपीली दोनों प्रकार की अधिकारिता दी गई, जैसे जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। इस प्रकार दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 के अनुसार सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार विभाजित कर दिया गया और न्यायालय को अलग अलग प्रकार से क्षेत्राधिकार के आधार पर बांट के अलग अलग प्रकार के वाद सुनने के संबंध में स्पष्ट व्याख्या की गई।